और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा दें, अमित तिवारी जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, पहला सवाल यही, आखिर बीजेपी क्या तेलंगाना में लड़ाई में है? निश्चित तौर पे आयुष जी, देखिए जिस तरीके से केसीआर का भ्रष्टाचार चरम पे रहा है, जिस तरीके से वहां पे राशन में लूट, जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट कार्यों में घूसखोरी, जिस तरीके से वहां पे किसानों के हक को मारा गया, वहां पे बिजली नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है और किसान वहां पे त्राहिमाम कर रहे हैं। यही मुद्दे तो कांग्रेस भी गिना रही है। इन मुद्दों पर आपको वोट कैसे मिल जाएगा और कांग्रेस को क्यों नहीं मिलेगा? जी आयुष जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जो कार्य केंद्र में रहते हुए भाजपा की सरकार ने किए हैं, चाहे हमने 4.5 करोड़ घर बनाए हों, 13 करोड़ शौचालय बनाए हों, 12 करोड़ उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए हों, अगर ये सारे काम हुए हैं तो वो सारे काम तेलंगाना के जनता के लिए भी हुए हैं। और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से वहां पे धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। आप अगर देखें तो 230 करोड़ वहां पे जब्ती हुई है इलेक्शन कमीशन और पुलिस के द्वारा। किस तरीके से वहां पे, अभी कल की खबर है, कल रात और आज सुबह 56 लाख रुपए की वहां पे जब्ती हुई है फिर से। तो एक धन बल का प्रयोग, गुंडागर्दी का प्रयोग, तुष्टीकरण वहां पे चरम पे। अगर कहीं देखिए मुस्लिम आईटी पार्क, किस तरीके से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना, उस राजनीति पे चलना, एक वहां का कांग्रेस का बीआरएस। तो ये कोशिश तो आप भी करते रहे, ये आरोप आप पर लगता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी यही आरोप लगा रहे हैं, केसीआर भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है हैदराबाद का नाम बदल देंगे। आप लोगों ने लगातार मुद्दा उठाया, ये तुष्टीकरण नहीं है क्या अमित जी? देखिए हैदराबाद का जो, अगर हम उसको नाम बदलना नहीं कहते हैं, उसे पुनर्स्थापना कहते हैं। अगर कोई चीज नाम बदला गया है, उसे अगर उसके पुरातन नाम पर अगर उसको हम रखते हैं, उसका नाम रखते हैं, तो उसे स्थापना करते हैं, पुनर्स्थापना कहते हैं, उसे नाम बदलना नहीं कहते। नाम कब बदला गया? जब उसका नाम भाग्यनगर से बदल के हैदराबाद किया गया, उसे नाम बदलना कहते हैं। एक अहम आंकड़ा जो है 2018 के चुनाव में लगभग 47% वोट मिले थे केसीआर की पार्टी को, तब टीआरएस हुआ करती थी, और आपकी पार्टी को 7% वोट, और लगभग क्या एक ही विधायक आपके जो गोशा महल से आते हैं टी राजा सिंह, वो जीत कर आए थे। 2 सीटें आपने बाद में उपचुनाव में जीती। 7% और 47% का फासला समझ रहे हैं अमित जी, कितना बड़ा आंकड़ा है? बिल्कुल आयुष जी, आपको याद होगा कि बंगाल में भी लगभग यही स्थिति हमारी बंगाल में भी थी। वहां पे हम अपने संघर्ष के माध्यम से, अपने कैडर के माध्यम से 3 सीटों से 77 सीटों का फासला तय किया। और आज स्थिति बंगाल में ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो वहां की जनता भाजपा को वहां पे चुनने वाली है और टीएमसी को नकारने वाली है। दूसरी बात, आप जिस तरीके तो क्या बंगाल जैसी नंबर 2 की लड़ाई तेलंगाना में बीजेपी लड़ रही है? इलेक्शन आप देखेंगे तो क्या बंगाल जैसी नंबर 2 की लड़ाई तेलंगाना में लड़ रहे हैं आप? जी आयुष जी, एक बार रिपीट कर देंगे? क्या बंगाल जैसी ही तस्वीर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसी तरह से नंबर 2 की लड़ाई तेलंगाना में बीजेपी लड़ रही है? देखिए 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे आयुष जी। हो सकता है सरकार हमारी बने। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीआरएस के नेता, कांग्रेस के नेता हमारे सभी संपर्क में हैं और सभी ये चाहते हैं कि वहां पे जनता का राज हो, ना कि कुशासन हो, ना ही भ्रष्टाचार हो, ना तुष्टीकरण हो। तो आप देखिए 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं, और हो सकता है कि सरकार वहां पे भाजपा की भी बनती हुई दिखे। देखिए भाई, इक्वेशन समझाई ना, 7% से 47% तक कैसे करेंगे? और खास करके बंगाल का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर लोकल लीडरशिप कांग्रेस की नहीं थी। आप बंगाल का एक बड़ा कांग्रेस का नेता नहीं बता पाएंगे, और राष्ट्रीय फलक पर भी बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के अलावा एक नेता ढूंढना मुश्किल हो जाता है कांग्रेस के लिए। लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी नहीं है। तेलंगाना में चाहे राहुल गांधी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा की गई, उसका असर मिल रहा है, कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं। और खास करके रमंत रेड्डी की लीडरशिप को लेकर भी कहा जा रहा है कि रमंत रेड्डी बीआरएस को यहां पर चैलेंज कर रहे हैं अच्छी तरह से। नहीं, देखिए बंगाल की जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वहां पे तो कांग्रेस कहीं थी भी नहीं। वहां पे सीपीएम के साथ मुख्य तौर पे जो भी संघर्ष था वो था, टीएमसी था और भारतीय जनता पार्टी थी। यहाँ पे जो आपका समीकरण बैठता है वो कांग्रेस है, बीआरएस है और भारतीय जनता पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो 2-4 सीटों पे लड़ती है वहां पे, और कुछ सीटें, उतनी सीटें शायद वो जीतती हुई है। तो ये जो समीकरण है, और उसके बाद हमारा जो गठबंधन हुआ है आपका पंकज पवन कल्याण जी के पार्टी के साथ, उसके बाद जो वहां पे बीआरएस के लीडरशिप में से भी कई लीडर्स हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस के लीडरशिप से कई लीडर्स हमारे संपर्क में हैं,
हैं, तो ये वहां पे समीकरण अभी हाल में बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से वहां पे तुष्टीकरण चरम पे है, जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस तरीके से वहां पे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे लूटा गया, ठगा गया, जिस तरीके से गरीबों का राशन वहां पे खा लिया गया, जिस तरीके से केंद्र से वहां पे घर बनने के लिए जो फंडिंग आया, उस फंडिंग को खा लिया गया और उसे रोकने का, बाधित करने का काम किया गया। इस सारे काम को लेकर जनता वहां पे त्रस्त है और जो बीआरएस की जो कार का जो टायर है वो पंचर करने का काम करेगी वहां पे। क्या टीडीपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, इसका फायदा आप लोग देख रहे हैं आपके लिए, खास करके जो जनसेना पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी, उसको देखकर? देखिए आयुष जी, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियां आपने देखी होंगी और उन रैलियों में जनता का जो हुजूम निकल कर आया, उसके समर्थन में जो प्रधानमंत्री को प्यार करते हैं, जो प्रधानमंत्री को समर्थन करते हैं, जो प्रधानमंत्री को जी को सुनना चाहते हैं, उनके लिए जो हुजूम निकल कर आया, उनके लिए जो प्यार उमड़ निकल कर आया तेलंगाना की धरभूमि से, वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संकेत देता है। और इसी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तरीके से बंगाल में अपनी भूमि बनाई, उसी तरीके से हम तेलंगाना में भी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा आरोप ये लग रहा है अमित जी कि संजय बांदी कुमार जब तक लीड कर रहे थे तब तक बीजेपी बहुत अग्रेसिव थी तेलंगाना में, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बीआरएस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। लेकिन जैसे ही वो बैकआउट हुए या उनको अलग किया गया, चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई चुनाव लड़ाने की बजाय, तब ऐसा लगा बीजेपी थोड़ी सी डिफेंसिव मोड में आ गई है और बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तेलंगाना में जो अपना 2019 का प्रदर्शन था उसे और बेहतर करना चाहती है। क्या ये सच में 23 की लड़ाई भी है, 24 के एक्सपेंशन के तौर पर, एक्सपेंड करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए इसे? आयुष जी देखिए, हम कोई भी चुनाव हो हम उसे जीतने के लिए लड़ते हैं और हमारे गद्दावर नेता अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उन सीटों पर हम जीत कर आएंगे। लेकिन 2019, 2013 हो या 2023 हो या 2024 हो, इन दोनों ही इलेक्शंस में आप तेलंगाना से बहुत ही बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। जिस हिसाब से केसीआर हर मायने में फेल रहे हैं, चाहे वो युवाओं का रोजगार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता खाने का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का राशन खाने का मुद्दा हो, वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने की बात होती है। कि कविता की संलिप्तता किस तरीके से दिल्ली के शराब घोटाले में पाई जाती है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए जनता, और देखिए कांग्रेस, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे मुख्य भूमिका पे है, कांग्रेस क्या कर रही है, उनके भ्रष्टाचार की बात कर रही है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे के भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, ये खुद में ही अपने आप में हास्यात्मक है। अगर मान लीजिए आज कांग्रेस वहां पर आती है, कभी कर्नाटक में कांग्रेस आई, वहां पे वो क्या कर रही है, बिजली फ्री के नाम पर वहां पे बिजली के रेट बढ़ा दिए गए। किस तरीके से वहां पर इलेक्शन में जीतते ही अगले दिन डिप्टी सीएम का ये बयान आता है कि डेवलपमेंट के कार्य के लिए राज्य के पास पैसा नहीं है। तो क्या गारंटी है कि कांग्रेस वहां पर आएगी तो जनता के लिए काम करेगी? जनता की, कांग्रेस की गारंटी तो हमने देखा, हिमाचल में देखा, आपका राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, कर्नाटक में देखा, हर जगह कांग्रेस की गारंटी फेल हुई है। जहां जहां पे कांग्रेस ने किसानों की बात की, लेकिन अमित जी, एक जो बड़ा मुद्दा है, तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां एथनिसिटी बहुत ज्यादा मतलब मैटर करती है, ये हमने देखा है। चाहे ग्राउंड पर हमारे जो सहयोगी गए थे, अदिति नागर वहां पहुंची थी, पॉलिटिकल एडिटर, उन्होंने वहां लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि दिल्ली में मोदी ठीक है या हमको कोई और चाहिए, XYZ, या इस तरह की जो बातें वहां सामने आ रही थी। ये बताइए, तेलंगाना में एक पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, एक पार्टी ये दावा कर रही है, कांग्रेस ये कहती है कि हमने राज्य को बनाया है, राज्य का गठन करवाया है। इस लड़ाई में, इस एथनिसिटी वाली लड़ाई में बीजेपी तो कहीं दिखती नहीं है। नहीं देखिए, तेलंगाना की जब स्थापना हुई तो उसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत ही संघर्ष किया था और वो जो निर्णय लिया गया था वो उसी कार्यकाल में लिया गया था। पर जिस तरीके से वहां पे राज्य बनने के बाद जो अराजकता हमें देखने को मिली, जिस तरीके से वहां गरीबों का हक मारा जा रहा है, जिस तरीके से वहां पे जो बेरोजगार है उनका हक मारा जा रहा है, शिक्षा के तौर पे नहीं, फिर वही मुद्दा अमित जी जो मैंने सवाल किया, अगर ऐसा है भी, एक बार को फर्ज कर भी लिया जाए तो उसका फायदा कांग्रेस को क्यों नहीं जाएगा, आपको क्यों जाएगा? इसके अलावा तेलंगाना उन राज्यों में से रहा है जहां बीजेपी ने लोकसभा में बेहतर जरूर किया है लेकिन बीआरएस से बेहतर नहीं किया है। इतनी भी जनता नाराज नहीं है कि वो आपको सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में दे दे। विधानसभा वाली लड़ाई तो अलग है ही, वहां पर बीआरएस ने, या टीआरएस के लिए तब 88 सीटें जीत दर्ज की थी और इस समय लगभग 105 सीटों पर उसके विधायक हैं। तो अगर लड़ाई होती तो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता, जैसा आप लोग दावा करते हैं दिल्ली में कि हमारी सरकार अच्छी है, इस वजह से लोग समर्थन कर रहे हैं, वोट मिल रहा है मोदी जी के चेहरे पर। वही दावा केसीआर का भी वहां है।
नहीं आयुष जी, अगर ये दावा अगर होता, अगर वो जनता के समर्थन से वहां पे जीत रहे होते, तो आज 230 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन जब्त नहीं किया होता। 230 करोड़ तो वो रुपए हैं जो क्या कि क्या मध्य जब्ती हुई प्रदेश में है, आपकी सरकार जो है, वहां जब्ती नहीं हुई चुनाव आयोग की तरफ से? क्या जहां आपकी सरकारें रही कितना हैं वो वहां आंकड़े चुनाव आयोग वो ने आंकड़े जब्तियां नहीं आपको की अमित जी? बिल्कुल बिल्कुल तब किया है क्या? फिर वो आंकड़े कितने हैं? वो आंकड़े कितने हैं और वो किसके पैसे हैं? हम्म 33 करोड़ रुपए जब्त हुए मध्य प्रदेश में, हम्म 20 करोड़ रुपए जब्त हुए छत्तीसगढ़ में, हम्म लगभग 100 करोड़ के आसपास जब्त हुए राजस्थान में। हम्म लेकिन आप तेलंगाना का आंकड़ा देखिए, हम्म 230 करोड़ और काउंटिंग। ये अभी बढ़ रहा है आंकड़ा, जो कि हम चुनाव में जा रहे हैं। और आपने जैसा अभी अपने स्टार्टिंग शुरुआत में दिखाया था कि किस तरीके से अगर धन बल का प्रयोग कर लिया, अब वहां पे वो गुंडागर्दी के माध्यम से पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया को भी बाधित करना चाहते हैं कि किस तरीके से डिले हो जाए झड़प के माध्यम से और जनता वोट ना दे पाए। तो ये उनकी रणनीति है। तो अगर मान लीजिए जनता के आपने काम किए हैं, तो आपको धन बल खर्च करने की क्या जरूरत है? और 230 करोड़ ये तो मैं जो पकड़ाया है उसका आंकड़ा दे रहा हूं। जो नहीं पकड़ाया है, जो बांटा गया है पैसा, जो शराब बांटा गया है, जो पैसा बांटा गया है, वो किस पानी की तरफ बहाया गया है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस धन बल की क्या आवश्यकता है? ये तो आपको जनता स्वतः वोट देती, लेकिन आप वहां पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आप इसी इसी मुस्लिम इसी पर मेरा स्कूल, सवाल अमित जी, जो मुस्लिम आईडी तुष्टीकरण का कार्ड। मुद्दा एक बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया गया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अगर हम आए सरकार में तो हम जो मुस्लिम आरक्षण है स्पेसिफिक उसको खत्म किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ भी लगातार यही दोहरा रहे थे। लेकिन 13% मुस्लिम वोट बैंक है। असदुद्दीन ओवैसी 9 सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी जगह बीआरएस को समर्थन कर रहे हैं। वो 13% मुस्लिम वोट बैंक, 15% दलित वोट बैंक, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार प्रचार कर रहे थे। इक्वेशन जो है वो बीजेपी कैसे साध रही है? नहीं देखिए, इसी इसी अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण की अगर आप जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, और इसी मुद्दे को लेकर हम आगे भी जाते हैं। अगर हम 4 करोड़ घर देते हैं तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, लेकिन तेलंगाना में क्या होता है? मुस्लिम आईटी पार्क बनता है। मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, मुस्लिम स्कूल्स बनते हैं, मुस्लिम छात्रों को अलग से उनको ये दिया जाता है, मुस्लिम इसको अलग से दिया जाता है। लेकिन वहां पे हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो घर भी सबको मिलेगा, शौचालय भी सबको मिलेगा, किसान निधि भी सबको मिलेगी। उसके बाद उसी मुसलमान वोटर में या उसी मुसलमान वोट बैंक में, मुस्लिम वोट बैंक में आप भी सेंधमारी की कोशिश तो कर ही रहे हैं पसमानदा के जरिए कि अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तुष्टीकरण तो हो ही जाएगा इससे। नहीं देखिए, पसमानदा हमारे लिए तुष्टीकरण का मुद्दा नहीं है। अगर समाज में अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी नहीं, भी जब जाति, आप समाज का किसी भी हो। जाति धर्म में एक तबके की बात करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तो वो पोलराइजेशन का ही मुद्दा हो जाता है। उससे आप धार्मिक तुष्टीकरण नहीं, कहिए या जो ऐसे- भी कह लीजिए, पोल्स तो हो गए, एक पोल आपके पक्ष में, एक आपके खिलाफ में, आपकी विचारधारा के। नहीं आयुष जी, आप देखिए, अगर समाज के अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके साथ खड़े होना, उसका संबल बनना, उसके सहयोग देना, उसको सुविधाएं देना, ताकि वो एक लेवल तो यही केटीआर कह रहे हैं। केसीआर के जो बेटे हैं, मंत्री हैं उनकी सरकार में, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो मुस्लिम आरक्षण हमने दिया है या स्पेसिफिक हम काम कर रहे हैं, वो यही है ताकि वो जो पिछड़ा मुस्लिम समुदाय वो आगे आ सके, रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। नहीं तो ये वो आंकड़े, उनको आंकड़ों में भी तो दिखना चाहिए ना। कहाँ है आज पसमानदा की स्थिति? क्या है, क्या कारण है कि पसमानदा की स्थिति वहां पे सुधर नहीं पा रही है? क्या कारण है कि वहां के महिलाएं जो कल तो तक हज के लिए कितने पसमानदा कैंडिडेट्स आपके हैं फिर तेलंगाना में? नहीं देखिए, जहां तक टिकट्स की बात होती है वो या छोड़ दीजिए अमित जी, है। तेलंगाना छोड़िए, 5 राज्यों में कितने मुस्लिम कैंडिडेट थे पसमानदा आपके? बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के किसी का उत्थान कैसे कर देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री देश में नहीं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति अगर बनी, ये नॉन पॉलिटिकल इशू है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा गया कि भाई इस तबके से भी देश के प्रथम नागरिक तक कोई शख्स पहुंच सकता है। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, तो क्यों नहीं देखा जाएगा? निश्चित तौर पे मैं आपको बताता हूं आयुष जी, इस देश में एक एक जातियों की पार्टी है। आप देख लीजिए किस तरीके से यादव के लिए अलग पार्टी है यूपी में, बिहार में, किस तरीके से राजभर के लिए अलग पार्टी है, किस तरीके से निषाद के लिए अलग पार्टी है। उन पार्टी के नेताओं ने अपने समाज का क्या कर लिया? आज लालू प्रसाद यादव समाज के लिए क्या कर लिए, या अखिलेश यादव समाज के लिए क्या कर लिए? क्या उनका सामाजिक स्तर बढ़ा? नहीं बढ़ा। उन क्या नहीं, पसमानदा वाले पर ठीक है, वो सब तो अपना इक्वेशन सब कुछ साधता है। अमित जी, आप जानते हैं, आप राजभर को साथ ले आए, दारा सिंह को साथ ले आए, वो तो अलग है ही।
सबको करना ही पड़ता वो इक्वेशन सेट। लेकिन पसमानदा की बात करने वाली बीजेपी ने इन 5 राज्यों में कितने पसमानदाओं को उतारा चुनावी रण में? नहीं, तो मैं आयुष जी आपकी उसी बात पे आ रहा था जो आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन बिना दिए उनका भला नहीं हो सकता। मैं उसी बात पे आ रहा था कि इनका तो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उन समाज का भला हुआ, क्या उनका सामाजिक स्तर बढ़ा, क्या उनमें गरीबी घटी? ऐसा नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से समाज में काम करने के लिए नेता की दृढ़ता चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, मतलब जो और भी इच्छा शक्ति रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वाले फैसले होते हैं वो सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं।